नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज एक नए मोर्चे की तस्वीर हमारे सामने आई है, जिसके सूत्रधार है श्रीमान केसीआर और उनके साथ है अखिलेश यादव, पी विजयन और अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान। लेकिन इसे सबसे ताजा विपक्षी अलायंस में माना जाएगा। ना कांग्रेस है, ना ममता है, ना नीतीश कुमार है, ना शरद राव पवार है। तो सवाल है कि क्या यह नया मोर्चा नरेंद्र मोदी को अब टक्कर दे पाएगा? इसी मुद्दे का आज विश्लेषण करने का दिन भी है। आज मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि विपक्ष जिसे आज भी अपने लिए जीत का सुपरहिट फॉर्मूला मान रहा है, इतिहास में उसका क्या हश्र हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार अब मात्र 399 दिन की मेहमान है। भगवंत मान कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, क्योंकि ये सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं। और इन सबसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां वहां इन्होंने चुनी हुई सरकार को परेशान करने वाले राज्यपाल बिठा दिए हैं। उनका रोना लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अलग अलग विपक्षी गठबंधन वाला दांव भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा, नरेंद्र मोदी को निपटा पाएगा? इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। थर्ड फ्रंट, इसमें कितना है करंट? और आज की चर्चा में, आज की डिबेट में भी जबरदस्त करंट देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए आज के आर पार के लिए। आज हम आपको बताएंगे बीजेपी विरोधी मोर्चे की कहानी। 3 तस्वीरों की जुबानी बताएंगे। इस मोर्चे के सूत्रधार बने हैं केसीआर, जिन्हें मिला है केजरीवाल, अखिलेश यादव और पी विजयन का साथ। तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। जो धन दौलत उनके पास है, वो इस देश में रहना नहीं चाहते। The union government is consciously trying to destroy the country's federal structure. I congratulate the Chief Minister of Telangana, like-minded CMs and leaders of various states. लेकिन इस सबसे ताजा मोर्चे में न कांग्रेस है, न ममता है, न नीतीश, न शरद पवार और न ही जेडीएस। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए। ये दूसरी तस्वीर है मई 2018 की। मौका था कुमार स्वामी की ताजपोशी का, जिसमें विपक्ष के तमाम धुरंधर जुटे। लेकिन 4.5 साल बाद इस तस्वीर का गुणागणित बदल चुका है। अखिलेश यादव और मायावती कांग्रेस से दूर दूर हैं। अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी में भी दरार पड़ गई। अब देखिए विपक्षी एकता वाली तस्वीर नंबर 3, जो जनवरी 2019 की, जिसकी सूत्रधार थी ममता बनर्जी, जिनके साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन दोनों के बीच अब दूरी है। इस पुरानी वाली तस्वीर के 2 बड़े चेहरे अब केसीआर वाले ग्रुप में दिख रहे हैं, जहां से ममता गायब है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस टकराव और बिखराव के बीच क्या विपक्ष मजबूती से बीजेपी का सामना कर पाएगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। थर्ड फ्रंट, कितना करंट? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, बीजेपी विरोधी फ्रंट के करंट का विश्लेषण। और आज हम करंट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बिहार में 2015 का महाखेला, बिहार चुनाव में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन था। 20 महीने सरकार चली, सीएम नीतीश को अंत में इस्तीफा देना पड़ा। 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में 2017 को याद करिए,
दो लड़कों की जोड़ी कांग्रेस 2 और समाजवादी पार्टी 47 सीट पर निपट गई थी, सिमटी थी। यह आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, यह आंकड़े में थोड़ी त्रुटि है, यह आंकड़े को हम करेक्ट कर देते हैं। कर्नाटक में 2018 वाला शक्ति प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव के बाद 42 नेता जुटे, विपक्ष को एकजुट दिखाने की एक पुरजोर कोशिश हुई। यह तस्वीर आपको याद होगी, इस तस्वीर को आप जरूर देखिए। यह तस्वीर है वो जिसके अंदर ममता बनर्जी भी थी, जिसके अंदर जेडीएस की सरकार का गठन होता है और उसके बाद तमाम लोग आते हैं और कहा जाता है कि कर्नाटक में 2018 और 2019 दिल्ली के अंदर होगा। विपक्ष एकजुट हुआ, विपक्ष को एकजुट दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही सब कुछ खंड खंड हो गया और 2019 में कर्नाटक में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और देश में भी बम्पर जीत मिली। ममता की नाकाम कोशिश थी, याद करिए 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव से एन पहले 23 दल एक मंच पर आए और यह कहा गया कि इस बार नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये सब दल एक साथ आए हैं, लेकिन चुनाव से पहले यह मोर्चा बिखर गया। सपा बसपा यह एक ऐसा गठबंधन था जिसमें तमाम अर्थमेटिक ये कहते थे कि सपा बसपा अगर साथ है तो भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई के अंदर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के और अमित शाह अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, बीजेपी ने इस गठबंधन को हरा दिया चुनाव और दोनों पार्टियां यानी अखिलेश यादव को तो कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी 2014 में भी 5 सीटें थी, 2019 में भी 5 सीटें आई, मायावती को जरूर फायदा हुआ। लेकिन एक नारा भी मुझे इसके साथ याद आता है, याद करिए, अब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा था जब एक बार मुलायम और काशीराम मिले थे और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार अखिलेश भी मिले, मायावती भी मिली, बुआ भी मिली, बबुआ भी मिले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं रहा। यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बड़ा सवाल, क्या नया मोर्चा नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा, बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा? यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। और जैक एंड जोन्स की टी शर्ट डालकर मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज के अंदर, स्टूडियोज के बाहर अजीज खान साहब, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के आज अलग रंग में दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो सबसे पहले अजीज भाई आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आज कुछ नए रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको भी लग रहा है कि अब रंग बदलने वाला है, क्योंकि अखिलेश जी ने कह दिया 400 दिन बचे हैं, लेकिन आपने तो 2019 में भी यही कहा था, याद होगा आपको, कि सपा बसपा साथ आ रहे हैं। और गौरव भाटिया को देखकर आप बोलते थे कि इस बार एक सीट मिल जाए तो गनीमत समझना। देखिए अमीश भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात रंग बदलने की, तो समाजवादी कभी रंग नहीं बदलती है और रंगों पर भरोसा नहीं करती। हमेशा ये मजबूती से अपने लोगों को मोहब्बत से जोड़ने पे भरोसा करती है, एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो इस तरीके की जो बातें चल रही हैं कि साहब विपक्ष मुत्तहिद है, मैं एक बात बता दूं कि विपक्ष मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से हालात पूरे देश के गड़बड़ हो गए, जिस तरीके से भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास किया गया है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करने का प्रयास किया गया है, यकीन मानिए आज पूरा देश मुत्तहिद है, बीजेपी के खिलाफ एकजुट है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, वो दावे सारे खोखले निकल गए। आज नौजवान, किसान, हर शख्स परेशान है और यही वजह है कि आज ये विपक्ष मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और ये कुछ ना कुछ बड़ा रंग खिलाएगा, रंग दिखाएगा। इस बात को मैं आपसे बताना चाहूंगा। तो क्या किस रंग की आपको उम्मीद है और किस ढंग से उम्मीद है? अगर 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में समझाएं इसको, तो बताएं इसको। तो बस यूं समझ लें कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात आप समझ लें। आपकी जिस तरीके से आपकी जो शायरी है इसकी तो मैं तारीफ करता हूं, लेकिन एक सवाल भी मेरे मन में आता है, क्या 2019 में जुनून कम था? सपा बसपा साथ थे, जुनून था, जुनून था। हाल 2014 वाला ही हुआ था। जिस तरह बीजेपी ने अरे सुन लीजिए ना सर, जिस तरह बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े दावे किए,
लोग कहीं ना कहीं उस दावे में आ गए, अच्छा, उस झांसे में आ गए। लेकिन अब इस मुल्क की पब्लिक होशियार हो गई है, 2022 समझदार हो गई है, पहले बेवकूफ थी, अब होशियार हो गई है। 2022 में पब्लिक आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले पब्लिक होशियार थी या होशियार कम थी 2022 में यूपी के अंदर? देखिए, मैं वही तो आपको बताना चाहता हूं कि होशियार रही पब्लिक, तो होशियार है, पब्लिक समझदार है, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं मासूम भी है। इस बात को भी समझिए, क्योंकि ऐसे बहकावे में पब्लिक आ जाती है, और जिन्होंने बहकाया, लेकिन अब पब्लिक समझदार हो गई है, वो इनके चाल रंग ढंग को समझ चुकी है, अब वो बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार एक को धोखा नहीं दिया, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, गौरव भाटिया धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। गौरव भाटिया भी नई लुक में दिनों तक अब ये नहीं दे पाएंगे। गौरव भाटिया भी आज नई लुक में है, तो अजीज खान भी नए रंग में है और नया साल भी है। तो एक सवाल गौरव भाटिया मेरा आपसे है कि ये थर्ड फ्रंट में कितना करंट आपको दिखाई दे रहा है, और पब्लिक अब समझदार हो गई है, इस बार समझदारी से काम करेगी अजीज खान को, ये लगता है? देखिए अमीर जी, ऐसा है कि जो ये पब्लिक है ये सब जानती है, शुरू से समझदार रही है, लेकिन कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो फेल होते हैं हर बार, उनको लगता है कि एग्जामिनर अच्छा नहीं है इसलिए फेल हो रहे हैं। आपने शीर्षक दिया है कि करंट कितना है, ये जो ये कहते हैं महागठबंधन, ये घटता हुआ बंधन नहीं है, घटता हुआ बंधन है। और इनके आपने कहा ना करंट कितना, इनका ट्रांसफॉर्मर फूका है, करंट तो है ही नहीं। कल की ही बात है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया भारतीय जनता पार्टी को, पहले मैं उसका उल्लेख करूंगा। आपको मालूम है अमीर जी, ये चर्चा नहीं थी कि दूसरी विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, उनका धावक कितनी तेज दौड़ता है, हमें किसकी बैसाखियां चाहिए। एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पे लाएगी, जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मार्ग दिखाएंगे। और ये इसलिए है क्योंकि हमें अपनी ताकत पे यकीन है, हमें जनता के आशीर्वाद पे यकीन है। और इनका हाल क्या है, मोदी जी से ये क्या टकराएंगे, अपने मतभेदों से ही चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है, मेरा समाजवादी पार्टी की कांग्रेस कह रही है कि कल प्रवक्ताओं को भी नसीहत दी है कि अब प्यार बांटे, नफरत नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि कल मोदी जी ने भी समझाया है प्रवक्ताओं को कि प्यार बांटिए, नफरत नहीं, हर समुदाय की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और जो परिवार में हमारा मुखिया पिता तुल्य नरेंद्र मोदी जी या जेपी नड्डा जी हमें बताते हैं, वो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन उसका सार मैं बता दूं, आपको याद है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने यह भाषण नहीं दिया है कि संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है या मुसलमानों का है। उन्होंने कहा है मुसलमान भी हमारा भाई है, सिख भी है, हिंदू भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। लेकिन एक बड़ी बात बताता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी उस छात्र की तरह है जो खुद परीक्षा में बैठेगा और 100 में 100 अंक लाएगा। दूसरी तरफ ये महाठगबंधन है, ये आपस में पता है क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी केसीआर से कह रहे हैं देखो 100 में मुझे 20 अंक का ही पेपर आता है, 20 में 20 मैं लाता हूं, 20 में 20 तुम लाओ, शरद पवार 20 लाएंगे, सब जोड़ देंगे और हम नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएंगे। क्या ऐसा होता है अमीर जी? जी ये ऐसा होता आपका कथन है। दूसरी बात मैं एक बात और बढ़ा दूं। जी आपने एक बात और लंबा बोला गौरव, अगर आप दे दे बीच। जी आपने लंबा बोला, आप उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अबे दुबे भी नहीं, मैं सपा के लिए कुछ दिखाता, आपको अच्छा लगता। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and Jill came back tumbling after. ये देखिए वो जैक एंड जिल की टी शर्ट पहने थे, इसलिए अखिलेश यादव का वक्तव्य है। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी कुछ माह पहले ही आए थे, कह रहे थे 300 का आंकड़ा पार होगा, लेकिन हुआ नहीं। मालूम है क्यों नहीं हुआ? जनता सब जानती है, पुनः हमारी सरकार बनाई। इसीलिए जैक एंड जिल छोड़िए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा सांप्रदायिक राजनीति कम करिए। और आज सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे थे, वंशवादी भी इकट्ठे थे, केसीआर भी वंशवाद का प्रतीक और अखिलेश यादव भी। ठीक है कि सब वंशवादी इकट्ठे थे। लेकिन हम करंट की बात करें तो बीजेपी से बड़ा करंट तो कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस के तेलंगाना नेता कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई कुछ भी पाल सकता है, लेकिन कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल होगा और उसके इर्द गिर्द सब घूमेंगे। क्या आपको लगता है करंट आपको लगा दिया है
ये तो राहुल जी को मानने को तैयार नहीं है। केसीआर कहते हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री अपनी बीच में तस्वीर लगाकर। बोलिए क्या करिएगा? समर्थन करेगी कांग्रेस केसीआर का, अरविंद केजरीवाल का? अमीश देवगन जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नर्सरी की पोयम पढ़कर मुरली मनोहर जोशी जी की बात को सिद्ध कर दिया। उनसे पूछा गया कि इस विद्यार्थी को भारतीय जनता पार्टी के कितने नंबर देंगे, क्योंकि आपने घोषणा पत्र तैयार किया। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि जो विद्यार्थी कॉपी खाली छोड़ दे उसको मैं क्या अंक दूंगा। करंट की बात की तो हां, झटका जरूर लगा है। 440 वोल्ट का भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी देश की जनता ने। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। 60-70 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया। 60-70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया। अमृत काल, ये कहते हैं अमृत काल चल रहा है साहब। मैंने मूल्यांकन किया तो पता लगा, ऑक्सफैम सही कह रहा है कि देश के 5% लोगों के पास 60% देश के संसाधन चले गए और 50% बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%। तो ये अमृत काल उन धन्ना सेठों का चल रहा है और देश की जनता को विषपान इन्होंने करा दिया। लेकिन 12 ठीक करोड़ है, ये लोगों के आपका रोजगार विषपान है और करंट है, लेकिन मेरा आपसे किसानों की आमदनी बड़ा 27 स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू अबे दुबे इज कि करंट आपको इस प्रकार लगा कि तेलंगाना के सीएम ने घोषणा कर दी अपने आप की खुद ही से स्वयं, और कांग्रेस को पूछा तक रही। अब आपको करंट लगा या नहीं लगा? तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है जहां कांग्रेस और टीआरएस का आमने सामने मुकाबला है। टीआरएस कह रही है हमारा बीजेपी से मुकाबला है। जहां जहां सामने पार्टियां लड़ेगी वहां आज वो इसीलिए तो कहेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि इस बार उनका धरातल, वास्तविकता का धरातल उनका खसक गया है। बात रही 13 प्रांत, ऐसे मेरे पास लिस्ट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 243 सीट्स है, जहां पर इनकी 100 सीटें इस बार कम होने वाली है। जहां अधिसंख्य हरियाणा में 10 सीट जीती थी, कर्नाटका में 25। आज कर्नाटका में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 40% कमीशन के खिलाफ वहां के लाखों ठेकेदार सड़कों पर उतरे हुए हैं। संजय पाटिल जो हिंदू वाहिनी का नेता था, उसने आत्महत्या कर ली कि वहां के मंत्री हमसे 40% कमीशन मांगते। हमने पीएम को भी लिखा, हमने चुनाव का अर्थमेटिक जनता तय करती है। मैं बार बार नेताओं को बोलता हूं, ये 40% का आंकड़ा, 50% का आंकड़ा जनता चुनावों के समीकरण को तय करती है। और जनता ओपिनियन पोल आते हैं, फिर एग्जिट पोल आते हैं, और फिर उसके बाद जनता का मूड आता है, असल जनता का मूड क्या होता है। लेकिन मेरा सिंपल सवाल है, आपको कोई चिमटे से छूना नहीं चाह रहा, ना अखिलेश छूना चाह रहे, ना केजरीवाल छूना चाह रहे हैं, और केजरीवाल की पार्टी तो कहती है अब हम ही प्रमुख विपक्ष है, ना केसीआर छूना चाह रहे हैं। तो उस करंट की मैं बात कर रहा हूं जो एक्चुअल करंट है। और आप जानते हैं, उत्तर दे दूं मैं इनकी बात का? 20 सेकंड देन गौरव भाटिया। अमीश जी, अमीश जी, भारत जोड़ो यात्रा का इतना भयानक करंट भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि जो पहला प्रस्ताव राहुल गांधी का था, सांप्रदायिक सद्भाव, वो प्रधानमंत्री जी को कल स्वीकारना पड़ा। कहना पड़ा अपने प्रवक्ताओं को कि मुस्लिमों की बुराई करना बंद कर दो, उनके घर जाओ, क्रिश्चियनों की बुराई करना बंद कर दो। तो ये घुटने टेक दिए भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी उपलब्धि है जो व्यापक जन समर्थन देश में बड़ा आरोप है आपका। राहुल गांधी को मिल रहा है। आगे आगे देखिएगा, इनको महंगाई पर भी मुंह खोलना पड़ेगा। जी गौरव जी जवाब। अमीर जी, आपने करंट की बात करी, मैं तो बताना चाहूंगा वो इश्तिहार आता है, एक स्विच कंपनी है, और जब करंट लगता है तो सारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं इधर उधर। तो वैसे ही आज ही तो मनप्रीत बादल जी कांग्रेस के नेता हैं, छोड़ के करंट लगा के राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है। और आप देखिए, विचित्र है ये भी, पंजाब में अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो पंजाब के कांग्रेस के नेता भाजपा में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहे थे, उत्तर प्रदेश में 50 लीडर कांग्रेस पार्टी के छोड़ के कांग्रेस भाजपा में आ गए थे। गोवा में 8 एमएलए चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए। ये भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस तोड़ो यात्रा है? दूसरी बात, इनके मुख से निकला कि सिलेंडर के दाम
तो मैं इनकी याददाश्त को तरोताजा करूंगा, क्योंकि ये आधुनिक राजनीति के गजनी हैं। 1241 रुपए गैस का सिलेंडर था 2014 जनवरी में। ये नीचे आया, ऊपर नहीं गया, कम से कम ये जानिए। तीसरी बात, इन्होंने घोषणा पत्र की कर दी। चुनौती दे रहा हूं आपके कार्यक्रम में। हिमाचल का घोषणा पत्र कहता था कांग्रेस पार्टी, बीच में मत बोलिए, शांत कराइए, शांत। मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे देंगे तो राहुल गांधी इनको लॉलीपॉप देंगे। पूछिएगा, शांत शांत शांत। 12 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते थे। अच्छा नहीं लगता। अमीर जी आप इनको चुप कराइए, ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। देखिए, मेरा केवल एक सवाल है जो हिमाचल की जनता भी चीख चीख के पूछ रही है। घोषणा पत्र में आपने वादा किया था डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते करेंगे, वैट घटाएंगे। 3 रुपए वैट डीजल पे बढ़ा दिया हिमाचल प्रदेश में। जनता जानना चाहती है, महंगाई की मार तो आप दे रहे हैं जनता को, उस पर कुछ कहेंगे? मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए, आपका सम्मान बढ़ जाएगा थोड़ा सा। बताइए। जी जी, अबे दुबे 30 सेकंड में जवाब गौरव भाटिया की बात का। फिर मेरे साथ 2 मेहमान आने जो अभी तक बोले नहीं है। जी गौरव, ओके, अबे दुबे 30 सेकंड्स। अमीश जी, इन्होंने इश्तिहार की बात की तो अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार। दीवारों पर इतने चिपका दिए इन्होंने इश्तिहार, सारी दरारों पर हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन के खर्च करके खुद की छवि चमका रहे हैं। हमने क्या दिया हिमाचल प्रदेश में जानते हैं आप तो 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गए थे। हमने ओपीएस लागू कर दी, 1500 रुपए महीना महिलाओं के लिए निर्धारित कर दिया पहली कैबिनेट में। अच्छा, वो भूल गए। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर याद रखिएगा। और डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 29 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला है आपने कि आपने हिमाचल में 29 लाख करोड़ रुपए का। तो वो बोले मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में और पार्टी हिमाचल प्रदेश में आपने जो हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अरे भैया आजीविका को गर्त में डाला, उसको ऊपर उठा रहे हम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुलदीप कुमार, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल कुलदीप कुमार जी कुलदीप कुमार की बारी है। कुलदीप कुमार की बारी है। कुलदीप कुमार को स्क्रीन पे दिखाइए। कुलदीप जी, आपकी समस्या दिल्ली टू तेलंगाना एक ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बीजेपी कह रही है कि आपको रात को सोते हुए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का सपना आता है। अब देखिए, धन्यवाद अमीश भाई, आपने मुझे देरी सही लेकिन समय दिया। देखिए, जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल है, वहां तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गठबंधन से शुरुआत करी थी मोदी सरकार, आप ही के गठबंधन से शुरुआत करी थी। आप सपा के साथ थे तो सपा से शुरुआत करी थी, इसीलिए आपको देरी से मौका दिया। सपा से शुरुआत करी थी, आप ही का गठबंधन है। जी मैं अपनी बात रख लूं। देखिए, जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात है, वहां आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आज ये जो मोदी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार कैसे ही विपक्ष के लोगों को परेशान किया जाए, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उसको करने का काम कर रही है। दिल्ली में उपराज्यपाल के द्वारा हमें परेशान कराया जा रहा है, पंजाब के अंदर भगवत मान जी को परेशान कराया जा रहा है, केसीआर जी को परेशान कराया जा रहा है तेलंगाना के अंदर, और ऐसे ही करके स्टैलिन जी को परेशान कराया जा रहा है। ये सरकार, जहां इस सरकार को जनता ने 2014 में इसलिए वोट दिया था मोदी जी को कि वो देश के विकास के बारे में बात करेंगे, देश की महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, लेकिन आज वो 24 घंटे बैठकर ये सोचते हैं कि कैसे किस सरकार के ऊपर, किस विपक्ष के मुख्यमंत्री के घर पे ईडी भेजूं, सीबीआई भेजूं, कैसे उसको बदनाम करूं, कैसे उसको रोकूं। केवल यही प्लानिंग 24 घंटे आज मोदी जी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज मोदी जी 24 घंटे क्या प्लानिंग करते हैं, जवाब होगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन आज की चर्चा वाकई जोरदार होगी। किसको करंट लगा है थर्ड फ्रंट से और कौन करंट के शॉक में है, ब्रेक के बाद बड़ा खुलासा। कई आसपास फैले काले धुएं का गुब्बार, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फ्रांस के एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग, फैक्ट्री का एक हिस्सा जलकर हुआ खाक, भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चीन में लो वैक्यूम पाइपलाइन में चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण किया गया। 7.5 मिनट में 30 किलोमीटर का सफर तय करेगी हाई स्पीड ट्रेन।
महंगाई से पाकिस्तान में बिगड़े हालात। पीओके में आटे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। बिजली के रेट में करीब 5 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मंदिर में की गई तोड़फोड़। खालिस्तानी समर्थकों पर हमले का आरोप। 5 दिनों में दूसरी बार मंदिर पर हुआ है हमला। आर्कटिक महासागर से रूस के विमान ने भरी उड़ान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पश्चिमी देश पूरी तरह से हुए अलर्ट। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर टैंक से एक के बाद एक कई हमले किए हैं। भीषण हमले का वीडियो रूस की मीडिया ने जारी किया। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दौरा किया। इस दौरान रूस के सैनिकों से बात भी की। रूस के कमांडर्स के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। जल्द ही नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। रूस ने अपनी तीनों सेना के साथ स्पेस वॉर यूनिट्स को मजबूत बनाने का लिया फैसला। कोरिया के तानाशाह को बेनकाब करने के लिए अमेरिका ने बनाया नया प्लान। 400 करोड़ खर्च कर जानेगा किम जोंग की गुप्त गतिविधियां। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फबारी के बीच घर में घुसा हिरण। घर के सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। और कैलिफोर्निया में बारिश के थमने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। जगह जगह पानी भर चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यमुना में प्रदूषण को लेकर के बीजेपी विधायकों ने जताया विरोध। पंजाब के गुरदासपुर में बड़ी साजिश हुई नाकाम। बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। तस्करों ने ड्रोन के जरिए गिराए थे हथियार। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दावा है कि हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकी संगठनों के संपर्क में आतंकी थे। देश में बड़ी वारदात की रची जा रही थी साजिश। बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवान के ऊपर जानलेवा हमला किया। जवान का हथियार छीन करके भागे तस्कर। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी। दुबई से आ रहे एक यात्री के पास से 8 किलो से ज्यादा के गोल्ड का पाउडर हुआ बरामद। दिल्ली के कालिंदी कुंज और ओखला बर्थ सेंचुरी लाइफ में मेट्रो केबल चोरी होने की वजह से सिग्नल हुआ खराब। इस रूट पर काफी देर तक धीमी रफ्तार में चलती रही मेट्रो। 74वें गणतंत्र दिवस के जश्न से पहले दिल्ली को धमकाया जा रहा है, दिल्ली को चमकाया जा रहा है। क्रेन और दमकल की मदद से इंडिया गेट को धुलते हुए दिखाई दिए दिल्ली फायर विभाग के कर्मचारी। दिल्ली के किशनगढ़ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों को कार ने टक्कर मारी। प्रयागराज में माघ मेले के सबसे बड़े मौनी अमावस्या स्नान को लेकर के पुलिस अलर्ट। पुलिस ने 200 कैमरों के सेटअप वाला इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे कि हर गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ठंड के बीच बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए पर्यटक। राजस्थान के माउंट आबू में -2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जगह जगह बर्फ जमी हुई दिखाई दी। कड़ाके की ठंड का सामना करने को मजबूर लोग। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। अगले हफ्ते हल्की बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। उत्तराखंड के देहरादून में आने वाले दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने 5000 मीटर के ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सबसे ज्यादा असर यात्रियों के ऊपर पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कीचड़ में फंसी ऊर्जा मंत्री की गाड़ी। काफी मशक्कत के बाद कीचड़ से निकाली गई गाड़ी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अचानक ऑटो रिक्शा में लगी आग से मच गई अफरा तफरी। ऑटो रिक्शा में यात्री के होने से टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के पन्ना में जलकर राख हो गई कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अचानक आग से मच गया हड़कंप। सब्जी मंडी में आग की वजह से कई दुकानें जलकर हुई खाक। 2 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग ने कहर बरपाया। दूर तक उठती नजर आई आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार जबकि 2 मौके से फरार। लूट के गहने पुलिस ने किए जब्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस जब्त। दिल्ली के नांगलोई इलाके से लूट का आरोपी गिरफ्तार, 9 जनवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई थी लूट की वारदात, छापेमारी के दौरान हुई गिरफ्तारी। बिहार के सासाराम में नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद के एक यूनिवर्सिटी से रैगिंग का मामला सामने आया है, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घायल गिद्ध को वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, गिद्ध को देखने के लिए लगी थी लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर की वजह से तेंदुए की मौत, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक और तेंदुए की हुई मौत, खेत में मिला तेंदुए का शव, अधिकारियों ने आसपास धारा 144 लागू की। बिहार के अरवल में शिक्षा विभाग के कार्यालय में लगी आग, कई अहम दस्तावेज जलने की आशंका, आग लगने के कारणों की नहीं मिल पाई जानकारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चलती कार में आग लगने से मच गया हड़कंप, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। बिहार के कटिहार में एक दुकान में लगी आग से मचा हड़कंप, आग की लपटों में दुकान पूरी तरह से जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। मुंबई के पनवेल और तलोजा इलाके में 20 से 25 कारों के पार्ट लेकर के फरार हुए चोर, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इंजीनियरिंग कॉलेज के इनोवेटर ने पुलिस के लिए हाईटेक डंडा बनाया है, स्मार्ट डंडे से पुलिस को मैसेज भेजने में मिलेगी मदद। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पदाधिकारियों को संबोधित किया, कहा विकास के लिए खुद को समर्पित करने की जरूरत है। ब्राजील के राष्ट्रपति भवन पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वीडियो में बड़ी संख्या में लोग संसद भवन के अंदर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। अफगानिस्तान के कंधार के फुटबॉल स्टेडियम में 9 लोगों को कोड़े मारने की सजा दी गई, तालिबान की हैवानियत का वीडियो हुआ वायरल। अर्जेंटीना के सांताफे इलाके में लगी आग अब भी बुझ नहीं पाई है, जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर खाक किया, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरह बर्बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम इस समय आर पार, और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पे कि बीजेपी सिर्फ 400 दिन की मेहमान है, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी 400 दिन बाद हट जाएंगे देश से। यह कहा है कि सरकार अब खुद अपने दिन गिनने लग गई है, यह कहा है। लेकिन केसीआर ने उससे भी बड़ा बोला है, केसीआर ने इस रैली में बोला है कि अगर हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। केसीआर के मंच पे कई बड़े नेता जुड़े, और जब केसीआर ये बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और पी विजयन मंच पे थे। ये बड़ा बयान है कि अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा अगर केसीआर ने बोला हमारी सरकार बनी, ये बड़ा बयान है। यानी अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और केसीआर के गुट की अगर सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। गौरव भाटिया, एजेंडा साफ कर दिया है तीसरे मोर्चे ने अपना, और अग्निवीर योजना को तो कांग्रेस भी रद्द करना चाहती है। अनिल जी, मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं, आप हंसेंगे नहीं तो कुछ दिखाऊंगा, आप हंसिएगा मत, बस इतनी मेरी विनती है। आपको मालूम है, ये देखिए, ये एक तस्वीर है, ये यहाँ अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी की नेता, ये सारे नेता आते हैं, हर साल इकट्ठा होते हैं ये अमीर जी। असल में कसरत करनी होती है ना, हाथ ऊपर उठाना होता है, कसरत हो जाती है, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पापी आपके प्रवक्ता भी थे, पापी आपके तो आप लोगों ने परेशान कर रखा बताना है। चाहिए, वो कह रहे गवर्नर ने परेशान कर रखा है। हाँ हाँ, उनका रोना गवर्नर का। पूरे देश को उन्होंने खुद परेशान कर रखा है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। भारत जलाओ पार्टी और उसके चंपू गौरव भाटिया सीएम बनाया है। भारत जलाओ पार्टी और उसके चंपू गौरव भाटिया है। चलिए शांत करा लीजिए, वो अपने स्तर पे आ गए।
झाड़ू इन्हीं के लिए चाहिए, घर में झाड़ू इसीलिए रखा जाता है, ऐसे लोग ना आए अंदर, बाहर झाड़ू ऐसे मुंह पे लगती है, बाहर रखती है। दिल्ली में लगी थी ना नगर निगम में, झाड़ू मुंह पे लगी थी गौरव भाटिया जी, पता है ना? अमीश जी, अगर चर्चा का स्तर ये है, ऐसी झाड़ू लगी, मैं बताऊं, ऐसी झाड़ू लगी, ऐसे लोग अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो 1.5 साल बाद हम लोग नहीं देते, आप बैठा देते हैं। प्लीज, पता है ना, इनको शांत कराइए प्लीज, अच्छा नहीं लगता। पता है, मैं ऐसे चर्चा करने नहीं आया। पर्सनल पे आओगे तो बहुत कुछ खोल दूंगा गौरव भाटिया, नहीं क्यों, पर्सनल पे आओगे तो बहुत कुछ खोल दूंगा। ये अजय, पर्सनल में मत आइएगा, बता देता हूँ आपको, भाषा कभी किसी और मुखालफत में रहते हो, खोल दूंगा। अरविंद केजरीवाल का क्या खोला आपने? पर्सनल में मत आइएगा, बतेरा कुछ खोल दूंगा। अरविंद केजरीवाल का क्या खोला बताइए? मैं तुम्हें भी जानता हूँ, ये भाषा है, देख रहे हैं, तुम्हें भी जानता हूँ, इसीलिए पापी आप कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल का कुछ अपनी भाषा की मर्यादा रखा करो, अच्छा नहीं भारत लगता। जलाओ पार्टी के लोगों, एक स्तर बनाइए, देश जलाना आता है और कुछ नहीं आता, बीच में आप मेरे कूदे, देश जलाना आता है और कुछ नहीं आता, कूदने उदने का सिलसिला बंद करिए भैया, देश जलाना आता है बस। अरे मसाज कराने सत्येंद्र जैन आ जाएंगे, आप भी मसाज करते हैं क्या जाके? झुट्टा पार्टी, और ये चुप होइए, भारतीय झूठा पार्टी, बात पूरी कर लूं। भारतीय झूठा पार्टी, देखिए आपने भी बोल दिया भारतीय झूठा पार्टी, और भी क्या क्या बोल रहे हैं आप भी अपनी बात में अपनी टर्न पे बोलिए ना। गौरव भाटिया, आपका रिस्पॉन्ड कुलदीप कुमार को, कुलदीप कुमार उसके बाद मैं मौका दूंगा। शुभ्राष्ट्रा जी अभी तक बोली नहीं है, इत्मीनान से अपनी टर्न का वेट कर रही है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। आप ही के गठबंधन के नेता ने बोला ना कि हम अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, 400 दिन की नरेंद्र मोदी की सरकार अब मेहमान रह गई है, तो जवाब सुन लीजिए 30 सेकंड में, बोलिए गौरव जी। देखिए अमीश जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। मैं तो कुछ असलियत बयां कर रहा हूं। गुजरात में याद करिए, अरविंद केजरीवाल लिख के दे रहे थे 92 से ज्यादा सीटें आएंगी। आपको मालूम है 128 जगह गुजरात में जमानत जब्त हो गई इस पापी आपकी। दूसरी बात, मेरे हाथ में क्या है, अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे ये जितने नेता हैं ये सब भ्रष्टाचारी हैं, इनके साथ हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये पत्र लेके आया हूं, नीचे देखिए, कैमरामैन दिखाइए, अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहे हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी से कि जो आरोप लगाए थे वो झूठे हैं। तो ये माफी वीर हैं, ये सबसे माफी मांगते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आज जो बड़ा सवाल है वो बड़ा सवाल ये है, ये पूछिए नीतीश कुमार मिसिंग थे, वो वहां नहीं थे। आज पूछिए ममता बनर्जी वहां नहीं थी। आज ये पूछिए ओवैसी जो अपने आप को सगा बनाते हैं, उस सगे को भी ठग दिया इन लोगों ने। और अंत करूंगा, अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में नहीं जाते, वो यहाँ जाते हैं। संदेश क्या है, ये लोग आपस में खुद टूटे हुए बटे हुए हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे? लगे हुए अजीज खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभ्राष्ट्रा वेट कर रही है। अजीज खान, मैं आपको ओके कुलदीप कुमार, आपका टर्न बनता है, 25 सेकंड में अपनी बात को रखिए, देन शुभ्राष्ट्रा। अमीश भाई, ये माफी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिखित में अंग्रेजों से माफी मांगी, किसने? उनके चेले हैं सावरकर जी। सावरकर ने लिख के अंग्रेजों से माफी मांगी, माफी की बात करते हैं। सावरकर जी ने लिख के अंग्रेजों से माफी मांगी, लिखित में माफीनामा दिया। तो माफी वीर तो ये है, माफी वीर तो ये है, माफी वीर हम नहीं है। हम तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। नहीं, राहुल गांधी के भाई बन गए विश्वेश्वरैया। माफी वीर सावरकर, माफी वीर सावरकर, माफी वीर सावरकर, जिन्होंने लिख के अंग्रेजों से माफी मांगी, वो सावरकर। अरे ये चेले हो, वीर सावरकर की बात होना चाहिए। वीर सावरकर के बारे में आम आदमी पार्टी बोल रही है, तुम उनके आप कभी नहीं बोलती थी आम आदमी पार्टी। ये चेंज ऑफ स्टांस है, के बारे में नहीं बोल रहे। जो वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस बोलती थी, सिर्फ कांग्रेस बोलती थी, सेना और एनसीपी भी नहीं बोलती थी, कभी आम आदमी पार्टी ने भी नहीं बोला। और वीर सावरकर है, सावरकर जो है वो देश के पैरों के जूते की सावरकर नहीं नाम उनका है, लेकिन ठीक है, ओके। लेकिन अब मैं शुभ्राष्ट्रा का रुख करता हूं। शुभ्राष्ट्रा, देखिए करंट बाबा साहब के अम्बेडकर संविधान खत्म करने की बात करेंगे, जी, और मैं सुनता रहूंगा इनकी बैठ के। कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं खत्म कर रहा 26 जनवरी। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, इनकी बातों सर यू मेड योर पॉइंट। शुभ्राष्ट्रा जी, देखिए थर्ड फ्रंट है, करंट है, ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या तेलंगाना में वोट मिलेंगे? अखिलेश यादव को क्या तमिलनाडु में वोट मिलेंगे? या फिर केसीआर को क्या दिल्ली या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में वोट मिलेंगे? ये लॉजिकल बात है। ये अर्थ देखिए, ये जो गठबंधन है, ये हम हर जगह खुद मजबूती के साथ लड़े, ये एक निर्णय हो सकता है, लेकिन इन सबका
अपनी अपनी स्टेट्स में वोट बैंक बड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं है। और हाल ही में हम बिहार में हाल देख रहे हैं, एक गठबंधन हुआ है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का। क्या हास्य करा हुआ है नीतीश कुमार का वहां पर? इतने बुजुर्ग आदमी है, बेचारा बना दिया उनको। जी जी आमिर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं हमेशा से ये मेंटेन करते आई हूं, मैं अभी भी वही बात रिपीट करूंगी कि जो इस देश में विपक्ष अगर सोच रहा है कि एक साथ संगठित होकर हम काम करें तो ये संभव नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को या भाजपा की सरकारों को अगर कोई प्रमुखता से विपक्षीय पर्सपेक्टिव दे सकता है तो वो रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज एक साथ आ जाएं तो ये बहुत ही वायवीय सी बात लगती है। सिंपल सी चीज है, हमारे पास 543 सीट्स है लोकसभा में, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको अगर हम हटा देते हैं 541 सीट्स में, क्या विपक्ष पूरा जो थर्ड फ्रंट जिसकी बात हो रही है, क्या वो बैठ करके निर्णय ले पाएंगे कि इस सीट पर हम लड़ेंगे तो बाकी के लोग ना लड़ें? ये संभव नहीं है ना, ये पॉलिटिकल सुसाइड का मामला, ये सिंपल एक्सेल शीट का मामला है। देखने में ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली लग सकता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ये संभव नहीं। लेकिन आपने जो बात पूछी महाराष्ट्र की, वन पॉइंट आई डिफर विद यू एंड दैट द डिफरेंस इज कि सपा और बसपा का कॉम्बिनेशन डेडली था, यानी वो अर्थमेटिक के हिसाब से एक डेडली कॉम्बिनेशन था। उस अर्थमेटिक को जो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा था 2019 के अंदर। उससे बड़ा कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हो सकता। आप एग्री करें या आप डिसएग्री करें? बिल्कुल मैं अग्री कर रही हूं इससे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी आमिर जी। ये नेशनल फ्रंट की बात हो रही है, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। क्या नेशनल फ्रंट पे सपा बसपा इस बात पर अग्री करेंगे कि जिस जगह से सपा लड़ेगी वहां पर बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा लोकसभा के लिए? सवाल ये है। मैं रीजनल लेवल की तो बात ही नहीं करी, रीजनल लेवल पे तो ऐसे ऐसे अलायंसेस हुए हैं हमारे देश में, और अभी बहुत रिसेंटली अनटेनेबल्स लगने वाले अलायंसेस हुए। बीजेपी पीडीपी की सरकार भी रही है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूं। कांग्रेस को आप कैसे देखती हैं पूरी इक्वेशन में? धीरे से आइडियोलॉजी की तरफ जा रही है। कांग्रेस को कहां खड़ा हुआ देखती है? क्योंकि केसीआर कांग्रेस को छूना नहीं चाहते, अरविंद नहीं छूना चाह रहे, अगर अपना अखिलेश नहीं छूना चाह रहे जी। कांग्रेस जो करंट लीडरशिप है, परिवारवाद वाली जो लीडरशिप है, अगर कांग्रेस उससे बाहर निकले और अपने रीजनल लीडर्स को एक्चुअली जेन्युइनली प्रमोट करना शुरू करे नेशनल फ्रंट पे, तो शायद कुछ होप बनती है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ये यात्रा जिस टाइप की कर रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, उससे तो इनका पॉलिटिकल फायदा मुझे होता नहीं दिखता। अबे दुबे कुछ कहना चाहते हैं आज आपके के शो पे? जी अबे दुबे, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस टूट रही है। मनप्रीत बादल आज कांग्रेस को छोड़ के चले गए। आप कह सकते हैं मनप्रीत बादल को जाना है तो जाए, क्योंकि कांग्रेस की ये लाइन रहती है जिसको जाना है जाए, जो डर गया वो चला जाए। लेकिन लगातार 8 विधायक छोड़ के चले गए गोवा के अंदर। अमीश देवगन जी, अभी हाल ही में जिन प्रांतों में चुनाव है वहां पर एक लिटमस टेस्ट हुआ है। राजस्थान में 26,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी है। छत्तीसगढ़ में 21,000 लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। महाराष्ट्र में तो यह गत हो गई कि अंधेरी बेस से इनको अपना उम्मीदवार का नाम वापस लेना पड़ा हार के डर के कारण। 18 प्रांतों में देश के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 25 3 चुनावों का जिक्र किया और 51 हुए थे। एक सेकंड, 2022 में अभी दिसंबर 2022 परिणाम देख लीजिए, के भी चुनाव हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। अभी बिल्कुल दूसरी बड़ी बात बिल्कुल मतलब 2022 के दिसंबर में चुनाव हुए थे। 2022 में 8 विधानसभा भी चुनाव हुए हैं। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, कैसी रही आपकी रिपोर्ट कार्ड अबे जी? इसके पहले क्या मोदी जी जब प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे तो बिहार में बुरी तरह चुनाव आ रहे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रांतों में धाराशायी। और अभी लिख कर रखी है कर्नाटका में ये बस सिर्फ एसडीपीआई के भरोसे है। जो पीएफआई का संगठन, आतंकी संगठन जिसको प्रतिबंधित किया, उसके राजनीतिक संगठन को इसलिए बैन नहीं किया इन्होंने क्योंकि वहां पोलराइज कराना चाहते हैं चुनाव।
भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछ रहा हूं ये जो चुनाव आएगा कर्नाटक में ये होगा, मैं पूछ रहा हूं जो हो गया, मैं आपको बताता हूं 2022 में आपकी रिपोर्ट कार्ड, आपकी पंजाब में सरकार थी, वापस नहीं आई, आम आदमी पार्टी ने आपको निपटा दिया। यूपी के अंदर आपकी 2 सीटें आई, उत्तराखंड के अंदर कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, यूपी में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, गोवा में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। अब सुनिए आगे, गुजरात के अंदर बीजेपी 27 साल से लगातार सत्ता में थी, फिर सत्ता में वापस आई। सुनिए, हिमाचल के अंदर आपने सरकार बनाई, उसके बाद आप सोचिए 7-8 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या रहा? एक राज्य पंजाब, एक राज्य हिमाचल, और आप कह रहे 2022 की फलानी जगह पे ये हो गया। रामपुर के बाई इलेक्शन में क्या हुआ? अभी क्या आपका नंबर था? एमसीडी के चुनाव में आपका क्या नंबर आया? दिल्ली के विधानसभा में आपकी कितनी सीटें थी? पंजाब में आपकी कितनी सीटें आई? ये सब सवाल उठते हैं सर, ये सब सवाल उठते हैं। यूपी में 7 से 2 आ गए, प्रियंका गांधी वाड्रा थी वहां पर, ये सवाल उठते हैं सारे। गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ दो तो हथकंडों से हथियाई हुई सरकार है सब जगह। अच्छा। सब जगह एक बैसाखी के सहारे हैं। महाराष्ट्र में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, कर्नाटका में देख लो, किसी राज्य में जहां बहुमत नहीं थे वहां पर भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है, देन गौरव भाटिया। सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है, वांट्स टू ऐड समथिंग। सुब्राष्ट्रा, अ क्विक रिबटल, 30 सेकंड। सुब्राष्ट्रा, आप प्रदेश में तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव, अभय जी आप जानते हैं, घर घर गए थे ये लोग। अभय जी आप जानते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि आप इतनी विषम परिस्थिति में भी कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूं, अभी आपने एक शब्द यूज किया कि बाकी उत्तर प्रदेश और गुजरात छोड़ दे तो बाकी जगह बैसाखियों के सहारे भाजपा की सरकारें चल रही हैं। 1 मिनट में आपकी बात मान लूं तो आप 2024 में क्या बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं? दम है तो आप कह दीजिए कि हमें थर्ड फ्रंट नहीं बनाना, हम थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें किसी के बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी और राहुल गांधी जी का प्रचंड तपो तेजस इतना ज्यादा आप लोगों के डीएनए में रचा बसा है कि हम उन्हीं के तेज से चुनाव जीत जाएंगे। जवाब अभी जी। और आमिर जी, एक घोर आपत्ति मुझे बस 1 सेकंड में, एक आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये जो बात इन्होंने वीर सावरकर पर कही ना, मुझे जवाब मत दें यहां, ये मुझे जवाब देने के लिए चले जाएं महाराष्ट्र, और अगर हिम्मत है इनमें, सही मायने में हिम्मत है, और सावरकर के बारे में जो इन्होंने कहा है वो जाकर के महाराष्ट्र में बोल कर दिखाएं, अरविंद केजरीवाल के मुंह से बुलवा कर दिखाएं। हमारे पुरखों को धता बता देना, इनके हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब जिस पार्टी का अस्तित्व अभी जुम्मा 10-20 साल का नहीं हुआ है, वो हमारे पुरखों पर सवाल उठाएंगे। और आपके पुरखे भी हैं वीर सावरकर, समझे, माफी वीर आप उनको कह रहे हैं, आपके अपने नेता क्या है? कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, आप आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था 1940s, 30s, 20s में। कांग्रेस और बीजेपी पार करे तो समझ में आता है, कम से कम आप लोगों को तो बेसिक दंभ से उठ करके एक बेसिक शालीनता होनी चाहिए बात करने की, कि आप किसी भी फ्रीडम फाइटर पे कुछ भी सवाल उठा देते हैं। 52 साल तक तिरंगा नहीं ले रहा था यार। और आपके नेता क्या करते हैं? कितनी बार माफी मांगी है उन्होंने? बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार माफी मांगी? अरे आप बता दीजिए, पहले बता के जाइए। वो आप हिस्ट्री पढ़िए, मैं आप लोगों से आप लोग ना बौद्धिक स्तर की बहस के लायक नहीं है। बताइए, 52 साल तक किताबें पढ़िए, उस पे काले झंडा नहीं फहराया, ये बात सच है? क्या अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी? क्या अरविंद, मैं आपसे हिस्ट्री पर सवाल नहीं पूछूंगी, मैं वर्तमान पर सवाल पूछती हूँ। क्या अरविंद केजरीवाल ने यूटर्न लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल ने पूरे राजनीतिक जीवन में 10 बार माफी नहीं मांगी है? बता के जाइए, अगर मांगी है बता के जाइए। आप बाबा साहब का अपमान करते हो, ये बात सच है झूठ है? बताइए, आप चुनी हुई सरकार के काम रोकते हो, ये बात सच है झूठ है? बता के जाइए। एक सेकंड, ये बार-बार आप बोल रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है। एक सेकंड, ये विधानसभा में एक सेकंड, कुलदीप जी एक करके। सुब्राष्ट्रा, हम तो मांगेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को। कुलदीप जी एक सेकंड, कुलदीप कुमार सुनना पड़ेगा। आपने 5-7 बार ही बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये लोग सम्मान नहीं करते। एक बात बताइए,
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना विधानसभा में किसने बोला था? अरविंद केजरीवाल ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर किस प्रणाली से आता है? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रणाली से आता है कि नहीं आता? गवर्नर किस प्रणाली से आता है? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रणाली से आता है कि नहीं आता? जनता ने सरकार को, कमाल की बात है। दिल्ली की जनता ने वोट दिया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर किस बात क्या आगे बताइए? नहीं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को? मोदी सरकार जो बोलेगी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहा बोला जाएगा? वो बोलेंगे हमारे ऊपर कैसे बैठ गए गवर्नर? हमारे ऊपर से कहां से बिठा दिया है गवर्नर? हर सरकार, शीला दीक्षित की सरकार थी, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर था कि नहीं था? मदन लाल खुराना की सरकार थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर था कि नहीं था? कमाल की बात करते हैं अमीर जी। नहीं, आपको चुनाव लड़ने से पहले, पार्टी बनाने से पहले पता नहीं था कि दिल्ली आंध्र प्रदेश है? लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार को आपको पता नहीं था कि दिल्ली आंध्र प्रदेश है? कुलदीप जी, आपको पता था कि नहीं पता था कि दिल्ली आंध्र प्रदेश है? या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी ताकत होती है? बोलिए कुलदीप जी। बहुत अच्छा, मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और आप उनका समर्थन कर रहे हो? मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जनता की, आप कह रहे हो भीमराव अंबेडकर के संविधान, भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते ये लोग। जनता की वोट की सरकार सब पर है, ना कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया दे देंगे। गौरव भाटिया, एक मिनट, शुभ्रास्त्रा होल्ड ऑन, मैं आपको मौका दूंगा। शुभ्रास्त्रा जी, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है और इस महागठबंधन की हालत क्या है। आम आदमी पार्टी की बात करें। पहला निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, हाँ मैं उनकी भी बात का जवाब दूंगा, कांग्रेस की बात का भी जवाब दूंगा, सब महागठबंधन की भी बात कर रहा हूं। इनमें किसी में अकेले भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का दमखम नहीं है, इसीलिए दगे कारतूस साथ आ रहे। निष्कर्ष एक, अभी तो निष्कर्ष दो, अभी ये सब कंफ्यूज है राहुल गांधी की। अभी दिल्ली में हरा के बिल्कुल नहीं बोले गौरव जी, शांत, अभी हराया एमसीडी के अंदर, इसीलिए चर्चा हल्की हो जाती है अमीर जी की। ये लोग ऐसे आते हैं जैसे गली मोहल्ले में चिल्लाने आए हो। अरे अमीश देवगन जी के साथ बैठे हो, बात सुनो, सोचो समझो, उसके बाद बोलो। जरूरी नहीं है कि जैसे ही हम बोले साथ में पता लग जाएगा किसकी क्या वैल्यू है। चुनाव लड़ लो ना आप भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ, पता लग जाएगा आपको भी क्या वैल्यू है आप लोगों की दिल्ली में। पता लगेगा ना, आपको भी पता लगेगा। आपको आना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो चुनाव नहीं लड़ते के बारे में पता लगेगा। ओके आप ये गौरव भाटिया लड़ लेना। गौरव भाटिया लड़ने क्या है, ये एक निगम को चुनाव नहीं जीत पाए आज तक, क्या है ये किस औहदे की बात मेयर नहीं है? आपको मेयर की बात याद आ रही है? ये मेयर नहीं है ना, मेयर के चुनाव में खड़े हैं। नहीं, इनमें क्या घमंड है आपको अमीश जी, इनमें क्या घमंड है जो इतना घमंड दिखा रहे हैं? ये क्या चुनाव जीत के आ गए आज तक? निगम पार्षद बन गए, विधायक कुछ नहीं। वैसे अरविंद केजरीवाल से डांट खा के आए हैं क्या ये? अरे मैं अपनी बात रख लूं, क्यों नाराज हो रहे भाई? प्लीज अमीर जी, गलत बात है। कैसे बात रखते हो गौरव? देखिए अमीर जी, हमें पता है। अच्छा ठीक है कुलदीप जी, अच्छा वो उनको किस बात का घमंड है उसकी बात को जवाब दे। आपने सवाल पूछा ना, ये जवाब ले लेते हैं। गौरव जी जवाब। देखिए अमीर जी, गौरव भाटिया कुछ नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़े, खराब है, सब मान लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात का घमंड है कि जो देश को गौरवान्वित कर रहा है उस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। नरेंद्र मोदी जी हमारे पास है। मुझे इस बात का घमंड है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत की साख विश्व में बढ़ा दी है। मुझे इस बात का घमंड है कि व्लादिमीर पुतिन हो या हमारे जो बिडेन हो, हर कोई मेरे नेता की तारीफ करता है। मुझे इस बात का घमंड है, मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आज चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का जो विषय है मैं उस पर आ जाता हूं। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू आपने परेशान कर रखा है और कई गवर्नर के थ्रू सबको परेशान कर रखा है, इसका जवाब क्या है गौरव जी? उनकी परेशानी का भी तो हल करिए आप। केंद्र इसका जवाब ये है अमीर जी कि इसका जवाब ये है अमीर जी कि B.R. अम्बेडकर साहब का नाम तो इन्होंने 5-6 बार लिया आपके कार्यक्रम में। संविधान जो है ना, जो हमारे लिए ग्रंथ है, वो नहीं पढ़ा। अभी मैं पूछ रहा हूं, चलिए मेरा समय दीजिए कुलदीप जी, किस आर्टिकल में है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा दिल्ली में? बताइए, आर्टिकल बताइए संविधान का, अभी बताइए, मेरा समय ले लीजिए, बताइए। अब देखिए नीचे देखेंगे, अब गाली गलौज नहीं कर पाएंगे, बताइए कौन सा आर्टिकल है?
सुन लीजिए, कौन सा आर्टिकल है बताओ संविधान का? B.R. अम्बेडकर साहब का नाम और संविधान का नाम 5 बार लिया, आर्टिकल पूछा, बिना पढ़े आते हो, बोलो किस आर्टिकल में? सुन लीजिए, हाँ बताओ, बताओ किस आर्टिकल में? 243 आर, ये आर्टिकल 243 आर ये कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी भी चुनी हुई सरकार के किसी भी फैसले लेने का डिसीजन नहीं है। पहली बात तो ये। और सुन लीजिए, अब आप ये बता दीजिए कौन से संविधान के अनुच्छेद में कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार को बाईपास कर दे? हिम्मत है तो बता के जाइएगा, मैंने तो बता दिया। हिम्मत है तो बता के जाइएगा गौरव भाटिया जी। दिमाग के छेद को देखो जिससे सारी, मैंने तो बता दिया, बता के जाइए, घुमाइएगा। ये देखिए, ये बताइए कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार के आदेश को बाईपास कर सकते हैं? बताइए। इन्होंने पढ़ा नहीं है अमीर जी, नहीं पढ़ा ना, देखा आपने, देखा गलत बताया इन्होंने। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने कहा 243 आर, मैंने कहा 240, सुन लीजिए पहले 243 आर, मैंने, अरे सुन लीजिए पहले, आपकी बात की जवाब देने बैठा, सुन लीजिए, मैंने कहा, सुन लीजिए 243 आर, मैंने कहा कितने प्रदेश हैं भारत में, बताओ कितनी यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, समझ गए? कितनी यूनियन टेरिटरी है बताओगे जनता को? आपके पास संविधान रखा है, आप मुझे बता दीजिए। संविधान का साथ नहीं आता। ठीक है, विषयांतर नहीं होना चाहिए। मेरा वादा था उनके पास आऊंगा। ओके, सुभाष और अभय दुबे, ओके, अभय दुबे आप जवाब दे रहे थे सुभाष की बात का, पहले आप दे दीजिए। अजीज भाई आपके पास भी आऊंगा मैं, मेरे पास समय है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभय दुबे, ये अरविंद केजरीवाल के साथ भी कांग्रेस समझौता कर सकती है क्या? मैं विनम्रता, क्योंकि पहले आपने किया था। देखिए, आप पार्टी को देखना चाहिए कि जब वो दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से भी कम परसेंटेज वोट मिले थे उनको लोकसभा में, जब भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती थी। उपराष्ट्र जी, मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आने वाला है, ये भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ देश का बेरोजगार युवा लड़ेगा, जिनके रोजगार के अवसर सृजित करने की अपेक्षा 2 करोड़ रोजगार का वादा करके 12 करोड़ रोजगार छीन लिए गए। वो किसान लड़ेगा, देश का 15 करोड़ किसान परिवार, जिनसे वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में 2016 में कि 2022 तक आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, और एनएसएसओ बता रहा है कि उनकी आमदनी 27 रुपए हो गई और धन्ना सेठ उनके 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे। वो करोड़ों बहनें लड़ेगी इस देश की, जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया, जिनकी आजीविका को कठिन प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग लड़ेंगे, जो 50% आबादी के पास देश के संसाधन का सिर्फ 3% गया है। ठीक है, तो ये मोदी जी के साथ चुनाव नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ देश चुनाव लड़ेगा। ओके, रिस्पॉन्ड सुब्राष्ट्र 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। मैं ऐसा मान लूं जी, तो मैं ये मान लूं ना अभय जी कि अगर आप लोग 2024 का चुनाव हार जाते हैं, तो ये जितने भी आपने घटक बताए जनता के, वो सारे घटक नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो जाएंगे, चाहे वो किसान हो या वो बेरोजगार युवा हो। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बीच में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अगर कूदेंगे आमिष जी, तो देश की जनता देख रही है कितने निकृष्ट लोग होंगे ये लोग। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा जिसको घुमा दिया गया, क्या वीर सावरकर के खिलाफ की गई इनकी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में कर सकते हैं? दूसरा सवाल, इनको क्या पता नहीं था कि बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा, इनके हिसाब से बाबा साहेब का अपमान हो रहा है? तो ये जो अरविंद केजरीवाल एलजी के ऑफिस पे हमेशा असेंबली तक को में धता बताते रहते हैं, उनका अपमान नहीं है? बाबा साहेब का अपमान नहीं है वो? ये लोग ना क्लैरिटी है नहीं इनमें, और सोचते हैं कि गुंडई और लंठई से राजनीति कर ले जाएंगे। तो ये होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता, बाबा साहब ने लिखा था, मैंने कहा था ना कि ये बोलेगा ये आदमी बीच में। अरे आप तो मैंने कहा था कि ये नेता बीच में बोलेगा, आप बताइए, आपको पूरा संविधान रटा हुआ है। और ये नेता ये यहाँ से नहीं सीख रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। भाषा वैसी ही रहेगी, बीच में कूद करके बात करेंगे, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स से निकलने की इच्छा नहीं है। ये आपकी सभ्यता है, बात कर नहीं रहा, आपका टर्न भी नहीं था, आपको कहा गया था नहीं बोलने के लिए।
लेकिन आप फिर भी इसको बोल रहे हैं। आपको आदत नहीं है एक्चुअली डिबेट्स करने की आदत नहीं है। आप लोगों को सड़क पर, गली मोहल्ले में सड़क पर खड़े होकर भाई ये बता दीजिए क्या बाबा साहब गलत जगह बैठे हुए लिखा है कि मैं क्यों बताऊं आपको? नेता तुम हो, मैं हूं। सवाल मैं पूछूंगी, जवाब तुम दोगे, समझे? जनता से सवाल पूछने का हक नेताओं को नहीं है। बिल्कुल आखिरी दौर है, जनता से सवाल पूछने का हक नेताओं को नहीं है। ओके अजीज खान, तुम हो, अजीज खान देखिए आज जी जी अजीज खान जैक एंड जोन की टी शर्ट डाल के कुछ नया बोलना चाह रहे हैं। अजीज जी ये नई लुक का रास्ता बता दीजिए थोड़ा। अरे सर ये हुडी डाली हुई है। अरे ये गुल खिलाएगा, सुनिए ना सर, सुनिए। हाँ यही है डाला है जी सर। एक ही रैली में, एक ही मीटिंग में हिल गई बीजेपी, दिख रहा है। देखिए ये सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते। हम कहना चाहते हैं साहब सवाल मत करिए, जवाब दीजिए। आप सत्ता में हैं, लेकिन ये सवाल पूछते हैं किससे? विपक्ष से सवाल पूछते हैं। चलिए बीजेपी आपके सवालों का जवाब नहीं दे रही, मेरे सवालों का तो जवाब दे दीजिए। ये हुडी का राज क्या है? ये जो डाली हुई है, जवाब भी नहीं दे रही है मेरे सवालों का जवाब। ये हुडी का राज क्या है जो डाली हुई है, जो नई लुक पे दिख रहे हैं आप? चलिए ये लुक बहुत शानदार है, लोग पसंद करते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप अच्छे लग रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं। कभी कभार अपनी भी बात करिए, हमेशा राजनीति की बात होती है, लेकिन चुनावों से पहले हर रंग दिखेगा आपको, हर सियासतदान बोलेगा कि देखिए हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, कई मोर्चे बनेंगे और बिखरेंगे। 24 से पहले बड़ा खेला होगा, लेकिन जनता जनार्दन का जो मोर्चा है वो सबसे मजबूत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, यही आज का निष्कर्ष है। देश नहीं झुकने देंगे, अगला प्रोग्राम तैयार है।